लॉ ऑफ कॉजिशन सांख्य फिलॉसफी है। सांख्य फिलॉसफी, और इसकी एक फिलॉसफी है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद। एंड सत्कार्यवाद जो है ये है क्या? सत्कार्यवाद इज लॉ ऑफ कॉजिशन है। लॉ ऑफ कॉजिशन, ठीक है, सत्कार्यवाद। ये भी यूज आएगा कहीं ना कहीं पे, यूज आ जाएगा, इसलिए मैं लिखा देता हूँ लॉ ऑफ कॉजिशन, ठीक है। कॉजिशन मतलब कार्य कारण सिद्धांत, हिंदी में कहते हैं इसको। कार्य कारण सिद्धांत कि हर रिजल्ट का कोई ना कोई क्या होता है, कॉज होता है। हर रिजल्ट का क्या होता है, कोई ना कोई कॉज होता है, ठीक है। और ये फिलॉसफी का नाम है सत्कार्यवादा, ठीक है। और सत्कार्यवाद में ये कौन सा फिलॉसफी बोलो? फिलॉसफी का क्या नाम है? सांख्य फिलॉसफी। और इसको, इसके लिए एक क्या है, इसके लिए एक क्या बोलते हैं उसको, श्लोक है, ठीक है। मैं पहले हिंदी में लिख देता हूँ, फिर इंग्लिश में लिखूंगा, ठीक है। श्लोक का नाम है असद अकारणात्, असद अकारणात् उपादान ग्रहणात्, असद अकारणात् उपादान गृहणात्, ठीक है। सर्व संभवात्, सर्व संभवात्, अशद अकारणात् उपादान गृहणात् सर्व संभवात्, शक्तस्य शक्तस्य शक्य कारणात्, शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भाच्य सत्कार्यम, कारण भाच्य सत्कार्यम, ठीक है। ये आपको याद नहीं करना है, मैंने बस ऐसे ही लिखा दिया कि आपको आपके कॉपी में रहे, थोड़ा बहुत कहीं यूज करना हो तो। इस सब का मीनिंग है, पहला है असद अकारणात् उपादान गृहणात् सर्व संभवात्। ये क्या है? लॉ ऑफ कॉजिशन है। क्या है भाई लोग? लॉ ऑफ कॉजिशन। एंड लॉ ऑफ कॉजिशन क्या बोलता है कि एवरी रिजल्ट हैज ए कॉज। हर एक रिजल्ट का क्या होता है? कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। एवरी रिजल्ट हैज ए कॉज। इसको कहाँ पे यूज करोगे? कर्मवाद का जो फिलॉसफी था, कल लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कर्मवाद, अरे जिसमें क्या था, पढ़ाया क्या था मैंने, कौन सा प्रोवर्ब पढ़ाया था बताओ? जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना। वहाँ पर भी आप यूज कर सकते हो। और ये है क्या? असद अकारणात् का मतलब क्या है? सो लिखोगे असद अकारणात्, इसका मतलब है व्हाट इज नॉन एग्जिस्टेंट, व्हाट इज नॉन एग्जिस्टेंट, what is non-existent cannot be brought into existence, cannot be brought into existence by operation of cause, by operation of cause। जो एग्जिस्टेंट नहीं है, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है ना। क्या लिखा है? व्हाट इज नॉन एग्जिस्टेंट, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है। कैन नॉट बी ब्रॉट इन टू एग्जिस्टेंस, उसको कहाँ नहीं लाया जा सकता है? एग्जिस्टेंस में नहीं लाया जा सकता है बाय द ऑपरेशन ऑफ कॉज, ठीक है। किसी कारण से, किसी तरीके से उसको क्या नहीं लाया जा सकता? उसको एग्जिस्टेंस में नहीं लाया जा सकता है। एक एग्जाम्पल समझना कि जैसे इसका मतलब क्या है कि जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसका कभी भी क्या नहीं हो सकता है? उसका कभी भी ओरिजिन नहीं हो सकता, उसकी कभी भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। एक एग्जाम्पल समझना कि बालू से, बालू समझते, सैंड है ना, बालू से तुम घी निकाल सकते हो क्या? नहीं निकलेगा।
घी निकलेगा किससे? दूध से ही, क्योंकि क्या है, घी पहले से, घी के तत्व पहले से किस में एग्जिस्ट करते हैं? दूध के अंदर, मिल्क के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, है ना। इसको क्या कहा गया है इस सांख्य फिलोसफी में? असद अकारणात, मतलब जिसका क्या नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका कभी भी क्या नहीं हो सकता है? ओरिजिन नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? असद अकारणात, ठीक है। मतलब क्या, जैसे बालू से घी नहीं निकल सकता है, घी किससे निकलेगा? वो मिल्क से ही निकलेगा। सेकेंड है उपादान गृहणात। लिखोगे उपादान गृहणात का मतलब क्या होता है? द एप्रोप्रिएट मटेरियल कॉज, the appropriate material cause is important for the production of an effect, is important for the production of an effect. The appropriate material cause is important for the production of an effect, ठीक है। उपादान गृहणात मतलब किसी कार्य की उत्पत्ति के लिए, किसी वर्क के लिए किसी अप्रोप्रिएट मटेरियल का होना जरूरी है। क्या बोलता है? द अप्रोप्रिएट मटेरियल कॉज इज इम्पॉर्टेंट, या नेसेसरी, इंपॉर्टेंट की जगह पे नेसेसरी लिखोगे, इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इफेक्ट, इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इफेक्ट, है ना। पहला क्या बोला था कि जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है ना, उसका क्या नहीं हो सकता है? ओरिजिन नहीं हो सकता है, ठीक है। सेकेंड क्या बोलता है कि अप्रोप्रिएट मटेरियल कॉज का होना जरूरी है किस चीज़ के लिए? किसी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि अगर इसके एग्जांपल देखें तो दही के लिए या वही घी के लिए किस चीज़ का होना जरूरी है? किस चीज़ का होना जरूरी है? दूध का होना जरूरी है, मिल्क का होना जरूरी है। तो पहले में क्या बोला था कि विदाउट एनी कॉज रीजन, विदाउट एनी क्या बोलते हैं, अप्रोप्रिएट कॉज रीजन हो ही नहीं सकता है। और सेकंड में क्या बोलता है कि उसके लिए अप्रोप्रिएट रीजन होना जरूरी है, दैट इज व्हाट असद अकारणात उपादान गृहणात। थर्ड लिखोगे सर्वसंभवात का मतलब होता है एवरीथिंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाई, everything is not produced by everything, not produced by everything, ठीक है। कॉटन से टेबल नहीं बना सकते हैं, है ना। बात समझ में आ रहा है क्या? अगेन वही चीज है, ऐसा नहीं है कि अब कॉज है, कॉन्सेप्ट समझना। अब ये बोलोगे कि कॉज है तो इस कॉज से कोई भी मटेरियल नहीं बना सकते हैं, उस कॉज से वही मटेरियल बना सकते हैं जो कि पहले से उसके अंदर क्या है? एग्जिस्ट करता है। जैसे दूध से दही ही बना सकते हैं, दूध से फिर वो क्या बोलते हैं डेस्क बेंच टेबल नहीं बना सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? मतलब कॉज तो होना चाहिए। अब ये नहीं बोल सकते कि कोई भी कॉज, कौन सा कॉज चाहिए? जो उसके अंदर पहले से क्या है? एग्जिस्ट करता है। अप्रोप्रिएट कॉज चाहिए। इसलिए क्या बोलता है कि किसी भी चीज से, क्या लिखा है मैंने? एवरीथिंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाई एवरीथिंग, हर चीज से हर चीज नहीं बनाया जा सकता है। सिर्फ ये कह देने से कि कॉज है, तो उस कॉज से, जैसे हमने क्या बोला कि मिल्क है, ठीक है, तो मिल्क से आपने देखा कि मिल्क से क्या बना? कर्ड बना। तो ऐसा नहीं है कि मिल्क से आप यहां पर टेबल बना दोगे। मिल्क कॉज तो है, किस चीज का? कर्ड का। अरे हाँ या नहीं? कॉज तो है, लेकिन हर कॉज से हर रिजल्ट नहीं बनेगा, हर कॉज से हर रिजल्ट नहीं बनेगा। कॉज होना चाहिए लेकिन अप्रोप्रिएट कॉज होगा तभी बनेगा, तभी रिजल्ट आएगा। नहीं समझ में आ रही बात? ठीक है। तो अगर इसको आप लिख दोगे, अगर याद हो जाए तो और बेहतर है, नहीं याद हो तो कम से कम इसका रिजल्ट जो है वो याद होना चाहिए। क्या बोलता है? असद अकारणात उपादान गृहणात और सर्वसंभवात, ठीक है। याद हो गया? बोलो मेरे साथ, क्या है? असद अकारणात, इसको इंग्लिश में लिखेंगे असद अकारणात उपादान गृहणात और सर्वसंभवात, ठीक है। उसके बाद है सक्तस्य शक्य कारणात, सक्तस्य शक्य कारणात कारण भाच्य सत कार्यम, ठीक है।
कारण भाज्य सत्कार्यम। असद अकारणात कम से कम 3 तो याद कर लो, ऊपर का आधा ही लिख के आना, ठीक है, कुछ तो लिख के आना। असद अकारणात, उपादान गृहणात और सर्वसंभवात, ठीक है। ऐसे याद करोगे तो नहीं याद होगा, साथ में याद करोगे याद हो जाएगा, ठीक है। असद अकारणात, और ये भी कोई भी कॉज वाले क्वेश्चन में इसको यूज करना, थोड़ा सा यूज करके देखना ना, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, बस एक हल्का सा टच लगा के देखना नंबर कैसे बढ़ता है, ठीक है, याद रहेगा। हाँ, कोई एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं, मैंने जो 5 पॉइंट लिखा है बस वही 5 पॉइंट लिख देना, हो गया, ठीक है। उसी को एक्सप्लेन करोगे तो वही पूरा हिस्से खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये एक फिलॉसफी अकेले है, ठीक है, तो उतना एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है। असद अकारणात, क्या याद करना है, असद अकारणात, उपादान गृहणात और सर्व संभवात, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, सक्तस्य शक्य कारणात, तो नेक्स्ट लिखोगे सक्तस्य शक्य कारणात, लिखोगे द पोटेंट कॉज या द पोटेंशियल कॉज the potential cause produces only that effect for what is capable, only that effect for what is capable, ठीक है। वही बात है कि जो इसके अंदर जो कैपेबिलिटी होगी, मिल्क से क्या नहीं बन सकता है, टेबल नहीं बन सकता है। इसकी कैपेबिलिटी क्या है, पहले वाले में क्या था कि टेबल जो है वो मिल्क से नहीं बन सकता है, इस वाले में क्या बोलता है, मिल्क से टेबल नहीं बन सकता है। इसकी जो कैपेबिलिटी होगी उसी कैपेबिलिटी को वो क्या कर सकता है, उसी चीज को वो क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्तस्य शक्य कारणात। मतलब कि जो उसके अंदर कार्य होगा, जो उसके अंदर क्षमता होगी, जो उसके अंदर पोटेंशियल होगा, वही वो क्या कर सकता है, रिजल्ट दे सकता है ना। जो मैक्सिमम उसका पोटेंशियल है वही क्या कर सकता है, वो रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। याद करो क्या नाम है, बोलो पहला क्या नाम है, असद अकारणात, उपादान गृहणात और सर्व संभवात, सक्तस्य शक्य कारणात, कारण भाज्य सत्कार्यम, ठीक है। तो लास्ट लिखोगे कारण भाज्य सत्कार्यम, एंड इसका मतलब क्या है, द इफेक्ट एंड द कॉज आर, द इफेक्ट and the cause are not different. The effect and the cause are not different. The cause is nothing but the effect cause is nothing but the effect concealed, concealed, concealed मतलब छिपा हुआ है ना। and the effect is nothing, and the effect is nothing but the cause revealed, but the cause revealed, हाँ। और ये क्या, इस पांचों को देखकर क्या बोल सकते हैं, द इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन द मटेरियल कॉज। इसके नीचे लिखना रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इज व्हाट, द इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन द कॉज, द इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन द कॉज, है ना। कार्य जो होता है वो पहले से कहाँ पे विद्यमान होता है, कहाँ पे रहता है, कारण में रहता है, ठीक है। तो आपका जो फ्यूचर है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके आज के वर्क्स पे डिपेंड करता है। वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। आपका फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है, हर क्या लिखा है मैंने, द इफेक्ट, इफेक्ट इज व्हाट, फ्यूचर, प्री एग्जिस्ट पहले से रहता है इन मटेरियल कॉज, जो आप आज कर रहे हैं, ठीक है। जो आज आप कर रहे हैं उसी का, जो आपका प्रेजेंट है वो आपके पास्ट का रिफ्लेक्शन है, और जो आपका फ्यूचर होगा वो आपके प्रेजेंट का रिफ्लेक्शन होगा। पहले से, हाँ, पहले से जो पास्ट है
पास्ट है, सॉरी जो प्रेजेंट है वो आपके पास्ट का क्या है, रिजल्टेंट है। क्या बोलता है, इस कॉन्सेप्ट को समझो कि इसको एकदम बेसिक हिंदी में समझते हैं, ठीक है, देसी भाषा में, कि कार्य है ना, कार्य जो रिजल्ट है, रिजल्ट पहले से कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, अपने कारण में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कार्य पहले से कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, अपने कारण में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब ये मटेरियल प्लास्टिक का है, तो ऐसा नहीं है कि जो इसका पेरेंट मटेरियल होगा वो क्या बोलते हैं, कॉटन का होगा। नहीं समझ में आ रहा है, प्री एग्जिस्ट उसकी प्रॉपर्टी है, उसी को वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है। नहीं तो आपका जो आज का रिजल्ट है, जो आज आपको दिख रहा है, जो आज आप महसूस कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो क्या है, आपके पास्ट का ही रिजल्टेंट है। वो पहले से था, आज जो आपका है वो पहले से आपके वर्क जो आप करते आए हैं, जो आप मेहनत करते हैं, उसी का रिजल्ट है। इसको यूज़ कर सकते हो कई जगहों पे, ठीक है। और इस फिलॉसफी का क्या नाम है, बोलो, फिलॉसफी का क्या नाम है, सांख्य फिलॉसफी, ठीक है। और इनका जो थ्योरी है, उस थ्योरी को बोलते हैं सत्कार्यवाद, है ना। तो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सत्कार्यवाद किसकी थ्योरी है, तो किसकी थ्योरी है, सांख्य फिलॉसफी की, है ना। और मेंस में तो आप यूज़ कर ही सकते हो एस्से के अंदर, ठीक है। तो मुझे एक ध्यान में आया तो मैंने सोचा कि आपको लिखा देते हैं, ये वाला याद कर लेना, है ना। और जितना ज़्यादा याद रखोगे ये सब चीज़, उतना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। मैंने आप लोग को ये गीता वाला जो श्लोक सब था वो पढ़ाया था ना, है ना। तो वो सब भी यूज करना, बस खाली कॉपी में मत रखना। याद नहीं हो रहा है, उसको डिवाइस कीजिए, हो जाएगा। देखो याद नहीं करना, उसको कोशिश करना है कि हमको कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। यूज अपने आंसर्स में कैसे करना है उसको देखना है। कोटेशन नहीं याद हो रहा है, हो जाएगा याद, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत अभी समय। चलो देखते हैं आगे। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस करना शुरू किया था कि माना तो देव और न माना तो पत्थर। क्या बोल रही मैम? अच्छा काउंटर व्यू देखेंगे। अच्छा इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे क्या? पॉइंट्स डिस्कस हो चुका है? सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस हुआ था ना, ओके। ठीक है, आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट होगा कि किसी भी क्वेश्चन को ना एथिकल व्यूज पर लाके खत्म कर दीजिए। एथिकल व्यूज पर लाकर जैसे ही खत्म करेंगे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को, ये प्रोवर्ड वाले क्वेश्चन को, ठीक है। और जो अनएथिकल क्वेश्चन हो उसमें मार्क्स थोड़ा सा कम उठेगा, ठीक है ना। वो आपके निगेटिव चीज़ों को दिखाएगा, उसको पॉजिटिव कर लेते हैं तो और बेटर है, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया था कि माना तो देव का मतलब क्या होता है और इसके बिलीफ का मतलब क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले तो इसकी मीनिंग देखेंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक मीनिंग लिखेंगे। बेसिक मीनिंग देखेंगे कि माना तो देव का बेसिक मीनिंग क्या होता है। बताओ आप लोग क्या होता है बेसिक मीनिंग? क्या है? इफ यू बिलीव इट्स गॉड एंड इफ यू डोंट इट्स जस्ट ए स्टोन, राइट। तो बेसिक मीनिंग लिख लोगे। बेसिक मीनिंग क्या है? इफ यू बिलीव it's a god and if not it's just a stone. It's just a stone. एंड हमने थीम डिसाइड किया था बिलीफ, है ना। इसका थीम डिसाइड क्या किया हमने? बिलीफ डिसाइड किया था, है ना, कि ये बिलीफ है। तो पहले तो बिलीफ की फिलॉसफी को देखते हैं। और ये जो पॉइंट मैं लिखाऊंगा किसी भी क्वेश्चन में, एनी क्वेश्चन में जिसमें बिलीफ आएगा, उस क्वेश्चन में अब किसी भी क्वेश्चन में जो बिलीफ आएगा उसमें आप ये जो मैं अभी फिलोसॉफिकल व्यू बताऊंगा उसको आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। फिलोसॉफिकल व्यू, ठीक है। तो लिखोगे बिलीफ का फिलोसॉफिकल व्यू।
फिलोसॉफिकल व्यू। एक बात बताओ भाई लोग, फिलोसफी के अंदर हम लोग कितने चीज़ों को स्टडी करते हैं? बताइए, मैंने पढ़ाया हुआ है, कॉपी में देखो कहीं ना कहीं मिलेगा। फिलोसफी में क्या कितने चीज़ों को स्टडी करते हैं? बताओ बताओ आप। इतना कम पेज में नहीं मिलेगा, बहुत पीछे मिलेगा। क्या? नहीं, वेदांता फिलोसफी, वो तो फिलोसफी का नाम है। हम लोग बेसिकली 3 चीज़ों को स्टडी करते हैं, ठीक है? मैंने पढ़ाया होगा, शायद आप लोग को याद हो तो। मेटाफिजिक्स पढ़ाया था क्या? मेटाफिजिक्स, थ्योरी ऑफ नॉलेज दैट इज एपिस्टेमोलॉजी, एंड एथिक्स। मेटाफिजिक्स के अंदर हम लोग किसकी बात करते हैं? मैंने आपको बताया था गॉड का, बताया था क्या मैंने? वर्ल्ड का एंड सोल का। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन को किसके साथ लेकर आते हैं? बिलीफ के साथ। विदाउट बिलीफ गॉड का कोई एग्जिस्टेंस है क्या? नहीं है। विदाउट बिलीफ सोल का कोई एग्जिस्टेंस है क्या? नहीं है। विदाउट बिलीफ वर्ल्ड का कोई एग्जिस्टेंस है क्या? नहीं है। नहीं है। वर्ल्ड का, ये तो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, वर्ल्ड का कहाँ एग्जिस्ट? ये आप जो थिंग्स हैं वर्ल्ड के अंदर, उसका एग्जिस्टेंस है। वर्ल्ड किसको कहते हैं बताओ आप? अर्थ। अर्थ को वर्ल्ड थोड़ी कहते हैं, वो तो पृथ्वी है। यूनिवर्स तो यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स के मत का अर्थ क्या होता है? उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, है ना। आप चीजों को मानते हैं, है ना, अर्थ को मानते हैं, स्टार को मानते हैं, वो सारी चीजें एग्जिस्ट करती है ना। वर्ल्ड का मतलब उन सब से भी एक्स्ट्रा। तो आप वर्ल्ड के मेटेरियलिस्टिक सब्सटेंसेस को मान सकते हैं, पूरे वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस आप विदाउट बिलीफ। जैसे हम लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं इन यूनिवर्स के बारे में, तो यूनिवर्स के बारे में कैसे आपको पता है? विदाउट बिलीफ तो नहीं होगा पता। साइंटिस्ट ने बताया तभी तो पता चला, हमने तो देखा नहीं है ना। तो ये भी क्या है? बिलीफ है। एपिस्टेमोलॉजी में क्या हम लोग पढ़ते हैं? थ्योरी ऑफ नॉलेज, वे टू गेन नॉलेज, है ना, राइट? कैसे नॉलेज गेन किया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि नॉलेज गेन करने का कई सारा तरीका होता है ना। और जो नॉलेज गेन करने का तरीका है, वो भी अगेन क्या है? बिलीफ है ना। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको विश्वास नहीं होगा, फेथ नहीं होगा, तो मैं सही बता रहा हूं कि गलत बता रहा हूं, इसको आप मानोगे ही नहीं। क्वेश्चन मार्क कर दोगे कि अरे ये कहीं गलत तो नहीं बता रहा है। नहीं, ये भी क्या है? बिलीफ है। आपने देखा किसी चीजों को, आपने किसके ऊपर बिलीव किया? अपने आईज के ऊपर बिलीव किया, है ना। आपने किसी चीजों को क्या क्या स्मेल किया, देख नहीं रहे, स्मेल किया। हो सकता है उसी तरीके का कोई दूसरा चीज हो, आपने बिलीव करके बोला कि नहीं ये जो है ये क्या है, क्या स्मेल, ये फ्लावर है। कोई दूसरा चीज और हो सकता था। ये क्या किया? आपने बिलीव किया। इथिक्स क्या कहता है कि अपने सोसाइटी में कैसे बिहेव करना चाहिए? कोड ऑफ कंडक्ट है बेसिकली। व्हाट इज इथिक्स? कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे हमें बिहेव करना चाहिए, है ना। एंड कोड ऑफ कंडक्ट अगेन क्या है? बिलीफ है ना। कोड ऑफ कंडक्ट अगेन क्या है? इट इज ए बिलीफ। हमें अपने से जो भी लोग बड़े होते हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्या है? बिलीफ है ना। इसका फिलोसॉफिकल व्यू निकाल लिया हमने। तो हर क्वेश्चन का ऐसे क्या करना है? फिलोसॉफिकल व्यू निकाल के लिखना है कि इसके फिलोसॉफिकल व्यूज क्या होंगे। ये वाले क्वेश्चन में बेसिक मीनिंग एंड फिलोसॉफिकल मीनिंग, ये 2 मीनिंग तो चाहिए ही चाहिए। कोई भी क्वेश्चन लाना, मैं बताऊंगा कि उसमें फिलोसॉफिकल मीनिंग क्या निकलेगा। कोई भी सिंगल क्वेश्चन उठाओ और उसके फिलोसॉफिकल मीनिंग को सोचो। तो बेसिकली ये समझना कि इसका फिलोसॉफिकल व्यू देखेंगे तो फिलोसॉफिकल व्यू में अगेन कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो किस पे डिपेंड करती है? बिलीफ पे डिपेंड करती है। अब इसके एग्जांपल्स में देख लोगे, जैसे हम लोग गंगा रिवर को
काफ़ी हॉली और स्पिरिचुअल रिवर मानते हैं। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए क्या है, इट्स जस्ट ए रिवर, है ना, इट्स जस्ट ए रिवर, है कि नहीं। तो ऐसे हम लोग इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। एक बार लिख लो, मैं लिखा देता हूँ। इन फिलॉसफी द कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीफ, in philosophy the concept of belief is multifaceted and intersects with and intersects with and intersects with several branches including epistemology, metaphysics and ethics. At its core, a belief is typically considered a mental state or attitude, that something is true, irrespective of whether it is actually true. Philosophically, beliefs are the propositions. That are accepted by individuals as representing their understanding or interpretation of the world around them. ठीक है। क्या बोलता है कि फिलॉसफी जो है, फिलॉसफी के अंदर इसका मीनिंग जो है वो क्या है, मल्टी फैक्टेड है, कई सारे फैक्ट्स उसके अंदर डिफाइंड है। मैंने बोला कि इस फिलॉसफी के सारे ब्रांचेज में बिलीफ का इम्पोर्टेंस है, इधर वो मेटाफिजिक्स हो, एपिस्टेमोलॉजी हो और क्या हो, इथिक्स हो, सारे ब्रांचेज में उसका इम्पोर्टेंस है। अगर बेसिकली हम लोग देखें, एज ए कोर देखें, तो वो बेसिकली विश्वास का मतलब क्या होता है, विश्वास का मतलब या फेथ का मतलब क्या होता है, बिलीफ का मतलब क्या होता है, एक एटीट्यूड है जो ये मानता है कि ये क्या है, ट्रू है। बिलीफ का मतलब क्या है, मेरा एक एटीट्यूड है, इट्स माई एटीट्यूड ऑन दिस थिंग, ये मेरा एटीट्यूड है इस चीज़ के लिए कि इट इज़ ट्रू, ठीक है, कि ये ट्रू है। और इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, वेदर
ये वेदर इट इज़ एक्चुअली ट्रू और नॉट, ये सही में सही है या गलत है, बट मेरा बिलीफ है कि ये सही है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ बिलीफ। ठीक है, तो ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा है बिलीफ का, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट मैं ये जितने भी पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, इन सभी पॉइंट्स को आप बिलीफ के किसी भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं जो भी टेम्पलेट लिखा रहा हूँ, ये टेम्पलेट बिलीफ के किसी भी क्वेश्चन में, या जो भी इससे पहले मैंने टेम्पलेट लिखाया था, वो सारे किसी भी क्वेश्चन में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, एग्जाम्पल्स में लिख लेना, रिवर्स का एग्जाम्पल लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, rivers like Ganga are considered, rivers like Ganga are considered holy river and believed to have purifying powers. Believed to have purifying powers. To non-believers, purifying powers, and for non-believers, these might appear as just another river. ठीक है, ये जस्ट दूसरे रिवर्स की तरह अपियर हो सकता है, दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे पैराग्राफ चेंज करके, इन द एपिस्टेमोलॉजी which is the study of knowledge, in epistemology, which is study of knowledge, beliefs play a central role. Beliefs play a central role in defining what knowledge is. Traditionally, knowledge has been defined as a justified true belief. ठीक है, जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, फ्रॉम सोशल एंड एथिकल पर्सपेक्टिव्स, for social and ethical perspectives. For social and ethical perspectives, beliefs are not only personal mental state, but also a social phenomena. ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन है जो कि आप बिलीफ के किसी भी क्वेश्चन में, है ना, क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बट ऑल्सो एज ए सोशल फेनोमेना। ठीक है, ये क्या है, एक सोशल फेनोमेना है जो कि ये बताता है कि सोसाइटी में हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, इस चीज़ को ये दर्शाता है। ठीक है, तो ये था, बहुत बेसिक सा चीज़ है ना, इसको किसी भी क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट लिखेंगे, व्हाट इज द पावर ऑफ बिलीफ।
ये टेम्पलेट है भाई लोग, ठीक है, ये टेम्पलेट मैंने बताया, इसको किसी भी क्वेश्चन में याद रखना, मैंने जितने भी क्वेश्चंस का टेम्पलेट लिखा है सारे क्वेश्चंस में उस थीम में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पावर ऑफ बिलीफ क्या है, बताओ भाई लोग, पावर ऑफ बिलीफ क्या है। यहां से तो अब आप लोग की बात आ गई, ये मेरा काम तो खत्म हो गया। पावर ऑफ बिलीफ क्या है, व्हाट इज पावर ऑफ बिलीफ, क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एनीथिंग एल्स, किस चीज को, एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करना। पावर टू ऑफ बिलीफ क्या है, करेज, है ना। और करेज, बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि पावर टू बिलीफ जो है अगेन खुद के अंदर भी है, करेज भी है। हाँ, एक क्या बोल रहे थे अभी, किस पे, किसी चीज को फॉलो करने के लिए, डिपेंड से ज़्यादा अच्छा है, फॉलो करने के लिए भी क्या ज़रूरी है, बिलीफ का नीड है। वेरी गुड। और कॉज ऑफ रिजल्टेंट है। ओके, पावर ऑफ बिलीफ, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ बिलीफ, वेरी गुड। और आप लोग बताएं क्या है पावर ऑफ बिलीफ। आप कुछ नहीं बताते हैं, बताइए, कुछ कुछ बोलिए, पावर ऑफ बिलीफ क्या है। गलत, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, गलत होगा, है ना जी, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। व्हाट इज पावर ऑफ बिलीफ, नहीं एग्जिस्टेंस, तो वो तो किसी भी चीज़ का मेटेरियलिस्टिक, क्या किसी भी चीज़ का एग्जिस्टेंस बिलीफ ही है। क्या, ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए, एग्जैक्टली, पावर टू बिलीफ ऑप्टिमिज्म है, बहुत अच्छा पॉइंट है ना। पावर टू बिलीफ क्या है, इट इज ए ऑप्टिमिज्म, ठीक है। और बताओ क्या है पावर ऑफ बिलीफ, पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है, वेरी गुड। और इस पावर ऑफ बिलीफ को आप किसी भी डायमेंशंस में, किसी भी एरिया में यूज कर सकते हैं, सोशल एरियाज में, ठीक है, साइंटिफिक एरिया में, साइंस में, ठीक है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, किसी भी एरिया में आप क्या कर सकते हैं, पावर ऑफ बिलीफ को यूज कर सकते हैं। तो पावर ऑफ बिलीफ इज व्हाट, लिखोगे दो चार पॉइंट्स। पावर ऑफ बिलीफ इज कैपेसिटी टू ट्रांसफॉर्म perceptions, power of belief is capacity to transform perceptions, पावर ऑफ बिलीफ, है ना। बात समझ में आ रहा है क्या, क्या है पावर ऑफ बिलीफ, कैपेसिटी टू ट्रांसफॉर्म द परसेप्शंस, इट इज व्हाट, इट इज करेज। ये क्या है, बेसिकली करेज है, जो परसेप्शन चल रहा है उस परसेप्शन को चेंज करना, इज व्हाट पावर टू बिलीफ है। खुद के ऊपर, है ना, अपने नॉलेज के ऊपर पावर टू बिलीफ। वो आप देखोगे इसका क्या नाम है, वो कॉपरनिकस का एग्जांपल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सभी लोगों का क्या मानना था कि क्या राइज कर रहा है, सभी लोगों का मानना था, सॉरी, क्या रिवॉल्व कर रहा है, सन रिवॉल्व कर रहा है। इसने बोला कि अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको फांसी पे लटका दिया, बोला कि देखो अगर अर्थ रिवॉल्व करेगा तो फांसी तुम्हारे गले से निकल जाएगा। हाँ गैलीलियो ने, सॉरी, ठीक है ना, बस समझ में आ रहा है क्या। तो ये पावर ऑफ क्या है, बिलीफ है कि जो क्या चल रहा है, जो परसेप्शंस हैं, उन परसेप्शंस को चेंज करने की कैपेसिटी क्या है, पावर ऑफ बिलीफ है। चेंज करने की कैपेसिटी जो है वो क्या है, पावर ऑफ बिलीफ है, ठीक है। तो ये तो हॉलिस्टिक लेवल पे था। इंडिविजुअल लेवल पे पावर ऑफ बिलीफ क्या है, आपने क्या बोला था, सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो इंडिविजुअल लेवल पे लिख लोगे सेल्फ कॉन्शियसनेस, है ना।
सेल्फ कॉन्शियसनेस। सोशल लेवल पे क्या है? पावर ऑफ बिलीफ। पावर ऑफ बिलीफ सोशल लेवल पे बताओ। कल्चर है ना, कल्चर है। पावर ऑफ बिलीफ क्या है? कल्चर है ना। जो हम रिलेशंस भी उसी में आ जाएंगे, कल्चर के अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑन सोसाइटल लेवल दिस कैन लीड टू सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस। कल्चरल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस। Cultural and social transformation. Power to believe is what? It is cultural and social transformation. हम लोग जो मानते हैं, है ना, सभी लोग, जैसे माना कि एक सिंपल से एग्जांपल समझ लो कि कोई एक डे को हम लोग मानते हैं कि दीपावली हम लोग मनाते हैं। What is it? हम लोग दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, क्या है ये? कल्चर है हमारा। और ये कैसे डेवलप हुआ है? पावर टू बिलीफ से डेवलप हुआ है, ठीक है, राइट, याद रहेगा। नेक्स्ट लिखेंगे एथिकल लेवल पे क्या है? ऑन एथिकल लेवल, ऑन एथिकल लेवल ऑप्टिमिज्म एंड मोरल एक्शंस। ऑन एथिकल लेवल इट इज ऑप्टिमिज्म एंड मोरल एक्शंस। अब यहाँ पर फिर से अगेन कर्मा जो थ्योरी था, है ना, कर्म थ्योरी, अरे पढ़ाया था मैंने लास्ट में, जो अभी भी पढ़ा है मैंने, सत्कार्यवाद, ये भी यूज कर सकते हो, है ना, ये वाला यूज कर सकते हो। ये तो डिपेंड करेगा आप पर कि कैसे चीज़ों को आप मर्ज करते हैं। तो ये कौन से लेवल पे लिखा है मैंने? एथिकल लेवल पे लिखोगे। ऑन साइंटिफिक लेवल on scientific level, beliefs about the nature of universe beliefs about the nature of universe and human ability to understand and human ability to understand human ability to understand have started the scientific inquiry and innovation, have started the scientific inquiry and innovations, have started the scientific inquiry and innovations, है ना। अगर बिलीफ नहीं होता तो लगता कि जो सब कुछ जो है वो सही है ना, जो है वो सब कुछ सही है। अगर बिलीफ नहीं होता कि नहीं अभी हमारा नॉलेज जो है वो क्या है, कम है, तो फिर क्या नहीं कर पाते हम लोग? इनोवेशंस नहीं कर पाते। इनोवेशंस कहाँ से ओरिजिन हुआ है? और इनोवेशंस का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? बिलीफ से, कि देयर इज समथिंग विच इज मिसिंग, कुछ है जो क्या है, छूटा हुआ है, कुछ नया किया जा सकता है। दिस इज व्हाट, है ना, दिस इज ऑन विच साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल लेवल, ठीक है। इतने लेवल्स पे आप इसको डिसाइड कर सकते हैं, है ना। और भी कई सारे लेवल है, आप रिलीजन के लेवल पर लिख लो, तुम जितने लेवल पे चाहे उतने लेवल पे इसको डिसाइड कर सकते हो। रिलीजन के लेवल पे बताओ, सोशल लेवल पे लिखा दिया ना मैंने, सोशल लेवल पे लिखा दिया मैंने। रिलीजन के लेवल पे बताओ क्या है? क्या? रिस्पेक्ट तो मोरालिटी में चला जाएगा, मोरालिटी में। रिचुअल्स, एग्जैक्टली, रिचुअल्स, है ना, रिचुअल्स, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन, है ना, रिचुअल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन, है ना। ये सब क्या है? एक क्या है? बिलीफ है। देख रहे हो आंसर को कहाँ से हमने कैसे इसको सेव किया आंसर्स को?
रिलीजन बिलीफ पे ही डिपेंड करता है ना, डिवाइन बिलीफ पे ही डिपेंड करता है, नहीं होगा तो बिलीफ ही नहीं होगा। देखो कैसे हमने स्ट्रक्चर किया है भाई लोग, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? आंसर्स को ऐसे करना है, स्ट्रक्चर करना है, स्ट्रक्चर जब तक नहीं करोगे सही तरीके से दिक्कत होगा। इसलिए सबसे पहला काम ब्रेनस्टॉर्मिंग, जहाँ क्वेश्चन मिले सोचो कि क्या क्या क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। और जीएस के क्वेश्चंस में ब्रेनस्टॉर्मिंग और आसान है, कुछ नहीं बस क्वेश्चंस के पार्ट बना दो, ठीक है, सारे 3 पार्ट है, 3 पार्ट बना दो, है ना, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, उसके 3 पार्ट बना दो। हार्डली इट विल टेक 30 सेकेंड्स, हार्डली तुम प्रैक्टिस करोगे 30 सेकेंड्स लगेगा, सबके लिए 2-2 पॉइंट, 3-3 पॉइंट, और जो मेन क्वेश्चन है उसके लिए 5-7 पॉइंट, हो गया आंसर खत्म, ठीक है। इसमें तो अब तो ठीक है, यूपीएससी में जो क्वेश्चन आता है वो तो पहले नज़र में समझ ही नहीं आता है कि वो लिखा गया है, ठीक है, और उसको 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लिखने होते तो, और हिंदी में तो और रहता है ना, वो समझ ही नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यूपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए मजबूरी का स्टडी है इंग्लिश, नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, ठीक है, उतना तो समझना ही पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाता है, ठीक है। चलो, तो थर्ड क्वेश्चन क्या हमने डिवाइड फॉर्म किया था, बताओ तो थर्ड क्वेश्चन क्या था? फैक्टर्स टू शेप द बिलीफ सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल, लिखोगे फैक्टर्स टू शेप, व्हाट आर द फैक्टर्स to shape belief system of an individual. What are the factors to shape belief system of an individual? कैसे होगा जी, क्या क्या फैक्टर्स हैं? एक इंडिविजुअल के बिलीफ सिस्टम को शेप करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं भाई लोग बताओ? ट्रस्ट, एग्जैक्टली, रिजल्ट्स, है ना, अगर रिजल्ट आ रहा है तो हमारा ट्रस्ट क्या होता है, बढ़ता जाता है, वेरी गुड। ऐसे ही सोचना है, आप बोल रहे थे कि नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम सही सोच रहे हैं, ऐसे ही बस क्वेश्चन बना लो, अब इसको लिखना कि रिजल्ट, तो कितना आसान है कि रिजल्ट शेप आवर ट्रस्ट, ठीक है। हम लोग किसी गॉड की वर्शिप करते हैं और अकॉर्डिंग टू हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, तो हमारा ट्रस्ट उस पर क्या होता है, उस गॉड के ऊपर, उस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट क्या होता है और बढ़ जाता है। फियर भी ट्रस्ट को डेवलप करता है, जब जिस समय नॉलेज कम होता है उस समय फियर भी ट्रस्ट को डेवलप करता है। बस ऐसे ही तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत सिंपल सा चीज़ है ना, बहुत आसान है। और बताओ, बस स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस फॉर्म करने होते हैं ना, वो थोड़ा सा होता है, वो टाइम लगेगा, बाद बाकी तो तुरंत हो जाएगा। चलो, तो फैक्टर्स क्या क्या है लिख लो। कल्चर, कल्चर जिसमें लिख लेना स्टोरीज एंड मोरल टीचिंग्स, फ्रॉम आवर एपिक्स एंड हॉली बुक्स लाइक रामायण, महाभारत, कुरान, गीता, फ्रॉम आवर एपिक्स एंड हॉली बुक्स provide foundational values and ethical guidelines. Provide foundational values and ethical guidelines. है ना? पहले के समय में देखते थे कि दादी लोग, नानी लोग होना एकदम ज़रूरी होता था, कि मतलब वो बच्चे लोग को उनका एक अलग काम होता था, बच्चे लोग को एकदम, और वो क्या गर्मी की छुट्टियां आती थी और उन गर्मियों की छुट्टियों में एकदम नानी के घर जाना फिक्स होता था, और उसमें बस कहानियाँ ही सुनाई जाती थी, है ना, और उसमें कहानियाँ जो होती थी उनके, वो ना आपके अंदर वैल्यूज़ को इनकलकेट करता था एकदम स्टार्टिंग से, कि अच्छा ये होता है, ये होता है, ये मोरालिटी होती है। अब तो बस शुरुआत हुआ, मोबाइल शुरू, है ना,
जॉनी जॉनी यस पापा, ठीक है। तो उस जॉनी जॉनी यस पापा को उसका मतलब समझ में आ नहीं रहा है, तो जॉनी जॉनी यस पापा कर रहा बस, है ना। ईटिंग शुगर नो पापा, ठीक है। चले आगे। तो पहला क्या लिखा आपने, कल्चरली। सेकेंड लिखोगे एजुकेशनली, एजुकेशनली लिखेंगे द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस such as Vedanta philosophy, the intellectual traditions such as Vedanta philosophy पढ़ा चुका हूं मैं, है ना। क्या था वेदांता फिलॉसफी, स्ट्रीम ऑफ एक्सट्रीम ऑफ वेदास। क्या था, क्या फिलॉसफी क्या था, ये तो उसका मीनिंग आपने बताया। अगर अब नहीं याद हुआ ना, तुम सिर पटक देंगे ऐसे करके। बताओ। हाँ, जगत मिथ्या का फिलॉसफी, ठीक है। वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या नहीं याद है, फिर भी इसका थीम मुझे बता दो, इसका मतलब बता दो क्या था वेदांता फिलॉसफी का। हाँ बताइए, है ना। कॉपी में नहीं मिलेगा, एकदम नहीं मिलना है। क्या बताया था मैंने, बोलो। अद्वैत वेदांत क्या बताया था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या पढ़ाया था मैंने। ब्रह्म सत्य है, जगत क्या है, मिथ्या है। और ब्रह्मो जीवो न परंग, मतलब ब्रह्म और जीव अलग अलग नहीं है, मतलब ब्रह्म और सोल, द अल्टीमेट रियलिटी एंड द सोल आर नॉट डिफरेंट, दोनों क्या है, सेम है, पढ़ाया था मैंने। और ये किस चीज़ को बताता है, किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है। देखो एक ही चीज़ है, हर जगह यूज़ करेंगे। ये किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है, अगर आप देखोगे तो ये किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है, हमारे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस करता है, हमारे बिलीव्स के ऊपर फोकस करता है। अगेन जो फिलॉसफी है, जो टीचिंग्स है, वो हमारे क्या करता है, बिलीव्स को क्या करता है, सेप करता है ना। बिलीव्स को सेप करता है। हमने मान लिया ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है, भगवान सत्य है, जगत मिथ्या है, संसार जो है वो क्या है, झूठा है, मान लिया हमने। तो अब हम लोग का जो बिहेवियर होता है वो भी उसी तरीके का हो जाता है। क्लियर है क्या। तो लिखोगे क्या लिखा था आपने लास्ट, बताओ। इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस सच एज वेदांता फिलॉसफी शेप आवर स्पिरिचुअल बिलीव्स, shape our spiritual beliefs, proposing that the ultimate reality is, proposing that the ultimate reality is single, ब्रह्म सत्य है, द अल्टीमेट रियलिटी इज सिंगल, ठीक है। एक ही अल्टीमेट रियलिटी है, डेट इज ब्रह्मा, ठीक है। भगवान का एग्जिस्टेंस, गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं है। गॉड सिर्फ हमारे किस चीज़ को, स्पिरिचुअल नीड्स को या हमारे मेटलिस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए एग्जिस्ट करता है। बेसिकली गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं है। पढ़ाया था मैंने, ये लोग भूल भाल गया जी एकदम। मैं आगे पढ़ाता जाता हूँ, तुम लोग पीछे से भूलते जाते हो। पढ़ाया था मैंने, बताइए। ब्रह्म सत्य है, जगत क्या है, मिथ्या है, और ब्रह्म और जीव में डिफरेंस नहीं है। मतलब जीव जो है वो किसका पार्ट है, सोल। जीव का मतलब सोल इज द पार्ट ऑफ ब्रह्मा, ठीक है। चलो ऐसे कैसे होगा काम, ये तो सबसे बेसिक थ्योरी है, ये तो याद होना ही चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट लिखोगे, और कहाँ से सीखते हैं, लिखोगे फ्रॉम हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट्स, from historical and political contexts, ठीक है। आप आइडियलिस्टिक होना किससे सीखते हैं, महात्मा गांधी से सीखते हैं, नेहरू से सीखते हैं ना, तो ये यहाँ से। और कहाँ से लिखेंगे, फ्रॉम फैमिली एंड कम्युनिटी, फ्रॉम फैमिली एंड कम्युनिटी, है ना। नेक्स्ट फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस,
एंड फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड एक लास्ट लिखोगे फ्रॉम सम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, फ्रॉम सम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजी का स्पेलिंग पता होगा, PSYCHOLOGICAL, ठीक है। फ्रॉम सम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज नीड्स एंड डिजायर्स, नीड्स एंड डिजायर्स, ठीक है। डिजायर्स जो होता है वो भी हमारे क्या करता है, बिलीफ को शेप करता है, ठीक है। हाँ, अपोनेंट से भी कर सकते हैं। बिलीफ्स एंड डिजायर्स जो होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, हमारे डिजायर्स को, हमारे किसी चीज़ को फुलफिल करते हैं, और हमारे क्या बोलते हैं, बिलीफ सिस्टम को शेप करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखेंगे। लास्ट क्या क्वेश्चन बनाया था, और कोई क्वेश्चन बनाया था क्या? ट्रस्ट इशू को कैसे हैंडल किया जाएगा, बताओ आप लोग, कैसे हैंडल किया जाएगा? थोड़ा ब्रेन स्ट्रोमिंग करो, कैसे ट्रस्ट इशू को हैंडल किया जाएगा? हाँ बताइए मैम, रिजल्टेंट देखकर, है ना। और बताइए। तो ट्रस्ट सिस्टम और आपका ये क्या हो गया, ये तो और वीक हो गया, तो वहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा। आपको मजबूत करना है, कैसे ट्रस्ट सिस्टम को, कैसे ट्रस्ट डेफिसिट को कम करें। ट्रस्ट बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। रिजल्ट से आएगा, ठीक है, ऑनेस्टी से आएगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी से आएगा। थोड़ा और बताओ, ये तो बस बहुत क्या हो गया, ये बहुत फिजिकल हो गया, थोड़ा मेंटल कुछ बताओ, और कैसे आएगा? साइंटिफिक टेम्परामेंट से आता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट। साइंटिफिक टेम्परामेंट से आता है, रैशनैलिटी से आता है, बिलीफ सिस्टम से आता है, लॉजिक से आता है। हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं उनको अगर हम लोग स्ट्रांग कर लें, है ना, बिलीफ सिस्टम को, तो क्या होगा, ट्रस्ट खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा, बिलीफ खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। बिलीफ क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो क्या नहीं होता है, स्ट्रेंथन नहीं होता है ना। ये हम लोग, हमारे बिहारियों में बड़ा ये बिलीफ सिस्टम का अभाव होता है, ठीक है। लगता है अपने पास कि अपना चीज़ अच्छा नहीं है, ठीक है, बगल वाला का चीज़ बढ़िया है, ठीक है। बिलीफ सिस्टम को आपको, अगर आप बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो टाइम आता है जब आपकी चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं, बेहतर होती, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो लिखोगे स्ट्रेंथिंग बिलीफ सिस्टम्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्वास करना सीखना है, अंधविश्वास नहीं, ठीक है। सुपरस्टिशियस नहीं होना है, बट आपको बिलीफ सिस्टम के ऊपर, बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। और तो बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों ने बताया था, योगा से कर सकते हैं, मेडिटेशन से कर सकते हैं, ठीक है, ये सब तो है ही, ठीक है। और क्या बताया था आप लोगों ने? 2-4 पॉइंट्स और बताओ मुझे, कैसे बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे? पॉजिटिव रिजल्ट को देखकर करेंगे, एनालाइज करके करेंगे, है ना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? खुद को क्या करके, डेडिकेट करके, है ना, डेडिकेट करके। अंधविश्वास कहना बहुत एक्सट्रीम, अगर आपको गलत दिख रहा है फिर भी आप फेथ कर रहे हैं, दैट विल टेंड टू सुपरस्टिशंस, ठीक है, वो आपको सुपरस्टिशंस की तरफ लेकर जाएगा। बट आपको बिलीव करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, बिलीव करना पड़ेगा। जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे, आप सारी चीज़ों को आप देख ही नहीं सकते हैं, कहाँ कहाँ कैमरा लगाइएगा, ठीक है। आपको देखना तो पड़े, आपको बिलीव तो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब आप देख रहे हैं कि रिजल्ट गलत हो रहा है और फिर भी आप बिलीव कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, दैट इज सुपरस्टिशंस, ठीक है। और बताओ कैसे कर सकते हैं, कैसे बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सो बताओ, लिख लो, 1-2 पॉइंट्स में लिखा देता हूँ। कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस के द्वारा, थ्रू कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस, ये मैं प्रैक्टिकल मेथड से बता रहा हूँ। थ्रू कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस, नेक्स्ट लिखोगे
through participation in local festivals, through participations in local festivals and communal activities, participation in local festivals and communal activities. ठीक है, discussion on philosophical texts and debates. इसमें आप नालंदा का एग्जाम्पल दे सकते हैं। पहले क्या था, नालंदा में यही सब तो होता था, है ना। क्या लिखा है, डिस्कशन ऑफ फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स एंड डिबेट्स, है ना। डिबेट्स के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने फेथ सिस्टम को और हम लोग अपने ट्रस्ट इशू को या फेथ सिस्टम को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो यही था, कुछ है नहीं इसमें क्वेश्चंस में, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना। बस आपको क्या करना है, अपने ट्रस्ट इश्यूज को मतलब क्वेश्चन का बस वही डायमेंशनिंग करना है, ठीक है। काउंटर व्यू क्या बनेगा सो बताओ। वही बहुत ज़्यादा अगर बिलीव कर लेंगे तो क्या होगा, क्या क्या उसके क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, पहले भी कर चुके हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा क्या बिलीफ, अगर हाँ ठीक है, हाँ सेकंड, ओके सेकंड पॉइंट वाला ना, ओके 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 सॉरी, दिस वन। इसका मतलब क्या है, इसके क्या क्या इश्यूज निकल कर आते हैं, सोच समझो। न माना तब पत्थर, मतलब क्या कि अगर आपके पास आप ट्रस्ट नहीं करते हैं तो इसके क्या क्या निगेटिव्स हैं। पहला पॉइंट तो ये कि अगर आप ट्रस्ट नहीं करते, ट्रस्ट करना नहीं आता है, तो आप अपॉर्चुनिटी लॉस करते हैं, है ना। ट्रस्ट अगर आप नहीं करते तो अपॉर्चुनिटी लॉस करते हैं। अगर आपको, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल समझ लो कि आपको कोई काम करना है, ठीक है, आप एक इंडस्ट्री के मालिक हैं, आप अपने वर्कर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो सारा प्रोडक्शन तो आप खुद कर ही नहीं सकते हैं। तो क्या होगा, आप क्या होगा वहां पर, क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी लॉस, है ना। और क्या क्या निगेटिव्स हो सकता है अगर नहीं माने तो, बताइए। और क्या क्या निगेटिव्स हो सकता है अगर हम लोग न माना तब पत्थर, अगर हम लोग के पास ट्रस्ट इश्यूज हो, अगर हम लोग ट्रस्ट नहीं करते हो तो क्या 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 और क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कम होगा, एग्जैक्टली, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। और क्या होगा भाई लोग नहीं माने तो, परफॉर्मेंस जो होगा, अगर नहीं हम लोग मानेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे तो ओवरऑल जो रिजल्ट होगा, अकेले आप कोई काम कर ही नहीं सकते। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता है, ठीक है, वहाँ पर एक दूसरा प्रोवर्ब यूज कर लो। रिजल्ट जो होगा वो क्या नहीं होगा, एक्सपेक्टेड। हाँ, इंडिविजुअल के बारे में बोला कि आप नहीं मानते हैं तो क्या निगेटिव होगा। आप इसको सोसाइटल लेवल पे भी देख सकते हैं, आप सोशल बाइकआउट हो जाएगा, है ना। आप जितने भी बिलीफ्स हैं उसको नहीं मानते, कई सारे लेवल्स पे देखते हैं। सोशल लेवल पे देखेंगे तो क्या होगा, बोलो भाई लोग, सोशल बाइकआउट हो जाएगा। साइंटिफिक लेवल पे देखेंगे तो क्या होगा, इनोवेशन। ट्रस्ट अगर नहीं होगा, ठीक है, जो दिख रहा है बस उसी के ऊपर फोकस, तो इनोवेशन खत्म, स्पिरिचुअलिटी खत्म। अरे हाँ या नहीं, है ना, इनोवेशन। न माना मतलब क्या, जो दिख रहा है मतलब क्या कि जो हुआ, ठीक है, उसके दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर फोकस ही नहीं करना है। न माना मतलब क्या कि जैसे एक सिंपल से एग्जांपल समझ लो कि आप इसका क्या नाम है, न्यूटन का एग्जांपल समझ लेते कि उस ऊपर से पेड़ गिरा, सेब गिरा, जो फिर से मैंने पेड़ बोल दिया, ऊपर से क्या गिरा, सेब गिरा, ठीक है। तो सेब गिरा तो वहाँ पर क्या है,
उसने क्या किया कि जो हाँ हाँ हाँ, तो वो नया चीज माना तभी तो बिलीव किया कि कुछ तो है, दैट इज व्हाट, दैट इज बिलीफ, कि कुछ तो है जो हम लोग नहीं जानते हैं। नहीं मानते, मानते कि नहीं जो हो रहा है सो ठीक ही हो रहा है। हाँ मैम एक सेकंड, हाँ एथिस्ट और थिस्ट पे भी आप इसको ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं, वो तो पूरा बिलीफ पे ही डिपेंड करता है। उसने मानना कि समथिंग इज न्यू, समथिंग इज देयर विच वी डोंट नो, हम लोग नहीं जानते हैं, दैट्स वाई क्या हुआ इनोवेशन। इनोवेशन तो बिलीफ पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। और क्या मैं बोल रहा था, और क्या होगा भाई लोग, कल्चर का लॉस हो जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसे डायमेंशंस में लिख सकते है ना, हो जाएगा आंसर आपका। बस ऐसे ही पॉइंट सोचते रहना है, पॉइंट सोचते रहना, जब तक पॉइंट सोचेंगे नहीं आंसर्स नहीं बनेगा। हो जाएगा, चलो। नहीं इसको बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये फिर बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट है, ठीक है। तो इसका थीम हमने बिलीफ, हाँ हाँ, किसको नहीं माना, वो जो चीज़ें चल रही थी उसको नहीं माना। हाँ अगेन जो चीज़ें नहीं, न माना का मतलब क्या है, यहाँ पे आप बहुत चीज़ों को, बहुत डायमेंशंस में आप इसको देख सकते हैं। जो चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर ये बिलीव करना कि देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा, वो भी बिलीफ है। बिलीव ना करना भी एक बिलीफ है ना, बिलीव ना करना भी क्या एक प्रकार का बिलीफ है, ठीक है। तो चलो इसको लिखने का कोशिश करना आप लोग। नेक्स्ट डे हम लोग मगही और मैथिली से स्टार्ट करते हैं, बस अब मीनिंग्स आपको बताएंगे, फिर 2-4-5 क्वेश्चंस कराएंगे और तब हम लोग सेकेंड सेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। कंक्लूजन में क्या जाएगा, पॉजिटिव्स निगेटिव्स, बिलीव्स के क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, बिलीव्स के क्या क्या, मैंने लास्ट क्लास में कंक्लूजन बताया बहुत देर तक है ना। पॉजिटिव्स क्या है, बिलीफ होने से क्या क्या होता है, फिर निगेटिव्स समटाइम्स क्या होता है, बिलीव करने से क्या क्या इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अगर उसके बाद क्या, पॉजिटिव निगेटिव, फिर सॉल्यूशन कैसे इसको करें, तो सबसे पहले बिलीफ सिस्टम अपना डेवलप करें। सॉल्यूशन क्या कि हमें सब पे बिलीफ नहीं करना है, ठीक है, एक बिलीफ सिस्टम डेवलप करें कि किस पे हमें बिलीव करना है। पेरेंट्स पे बिलीव करेंगे, फ्रेंड्स पे बिलीव करेंगे, किसी पे बिलीव नहीं करेंगे, है ना। और जब बिलीव करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, हम खुद विजनरी बनेंगे। विजन्स कहाँ से आता है, इनोवेशंस कहाँ से आता है, बिलीफ से आता है। हो गया खत्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।